हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को आज स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स से बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका है। अगर उन सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट में उसका लिंक होगा, आप उसे ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, जब कोई न्यूक्लियस या तो दूसरे न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आकर या फिर अपने अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उससे जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उस रेडिएशंस से प्रभावित होकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं, या फिर यूँ कहिए कि अब जो एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी से डेविएट हो जाते हैं, दूसरे टाइप के न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसे ही हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं बीएससी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस, सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको उससे भी रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कुछ यूँ लिख कर आएंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाइड्स और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड टू प्रोड्यूस वन और मोर न्यूक्लियाइड्स। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो न्यूक्लियस मतलब दो न्यूक्लियोइड्स और न्यूक्लियस जैसे कि या फिर एक न्यूक्लियस या एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड होकर एक प्रॉपर्टी मतलब एक प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियस, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम द जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था, जो बिगिनिंग में हमने लिया था, उससे क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे एक या फिर एक से अधिक भी न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्या है, मान लीजिए हम इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ये हमारा एक पेरेंट न्यूक्लियस है। इस पर किसी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर किसी दूसरे छोटे न्यूक्लियस या फिर कोई किसी भी न्यूक्लियस हम इंटरेक्ट करा रहे हैं, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें कुछ यूँ होगा, ये इंटरेक्ट होने के बाद ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करके क्या बन जाएगा, ए से बी बन जाएगा, और ए वाला जो हमारा पार्टिकल था वो भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हो सकता है जो हमने यहाँ पे दिया है वही भी वहाँ पर सेम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन रखा और हमने यहाँ पर रखा यूरेनियम, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन मिले और यहाँ पर पैलेडियम मिले, तो क्या होगा, ये तो इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई, इसकी प्रॉपर्टी इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन में चेंज नहीं होती। ये सेम भी हो सकता है। वेयर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर ए इज टारगेट सपोज एट रेस्ट, जो हमने ए टारगेट न्यूक्लियस लिया था वो है हमारा ए पर, और ए इज प्रोजेक्टाइल और गामा रेज। ए क्या हो सकती है, गामा रेज हो सकती हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल्स, या प्रोजेक्टाइल्स का मतलब जिस न्यूक्लियस को अगर जिस सब एटॉमिक पार्टिकल को हमने इस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट होने के लिए प्रोजेक्ट किया था उसे प्रोजेक्टाइल कहा गया है। और बी इज इजेक्टाइल, बी क्या है, यहाँ पर इजेक्टाइल है, जो इजेक्ट होने के बाद हमें मिला है वो है। और जो कैपिटल बी है, कैपिटल बी इज रेसिड्यूअल न्यूक्लियस। कैपिटल बी यहाँ पे जैसे पैलेडियम हमने लिया, ये रेसिड्यूअल न्यूक्लियस है। ए एंड बी आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो ए और बी यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जैसे कुछ भी हो सकते हैं, गामा रे हो सकती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर एनर्जी हो सकती है। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो ए और बी यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे ए और बी क्या है, आपके बड़े मतलब न्यूक्लियस हैं जिसके अंदर कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ संख्या में मौजूद होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जनरली दो न्यूक्लियस आपस में कोलाइड होकर दूसरे प्रकार के न्यूक्लियस का जनरेट करती हैं, या फिर एक न्यूक्लियस और एक एलिमेंट्री पार्टिकल मिलके एक दूसरे टाइप के न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है। इसे ही हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हमने यहाँ पे देखा। फ्रेंड्स, अगर क्या होगा, इफ मोर देन वन पार्टिकल इज इमिटेड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा रिएक्शन ए और बी में हुआ तो हो सकता है किसी केस में जो ए है ये दो से अधिक न्यूक्लियस में ब्रेक कर जाए, छोटे छोटे में, तो आप ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बी बना जो हमारा मेन है, या फिर कोई भी बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो इजेक्ट होने के बाद मिले हैं, और जितने अगर एक से अधिक हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, मतलब ये इसके सारे प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म्ड हुआ है। फ्रेंड्स,
अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाउ अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। फ्रेंड्स, जो हमने अभी न्यूक्लियर रिएक्शन देखा, इसको बहुत सारे वे में परफॉर्म किया जा सकता है, अलग अलग कंडीशंस रख के, अलग अलग उसके हमें रिजल्ट मिलेंगे। उन रिजल्ट के फिर कंडीशंस के बेसिस पे हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को बहुत सारे टाइप में कैटेगराइज किया है। लेकिन यहाँ पे हम मेन 6 ऐसे कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे सिलेबस में है और जो कि बेसिक लेवल पर एनफ है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव कैप्चर, डिसइंटीग्रेशन एंड फोटो डिसइंटीग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टोटल 6 टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को इलास्टिक स्कैटरिंग से। इलास्टिक स्कैटरिंग में जनरली फ्रेंड्स होता यह है कि हमारा एक टारगेट होता है, जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम है, इस पे हम किसी जो हमारा किसी प्रोजेक्टाइल है, इसको हम प्रोजेक्ट कराते हैं और क्या होता है, इससे जाके ये इसके जो इससे से कम्प्लीटली कोलाइड नहीं होता है, इसके अफेक्ट के कारण ये क्या होता है, बेंड हो जाता है। जैसे कि इस इलास्टिक का मतलब होता है जहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो। मतलब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक न्यूट्रॉन को क्या किया, बोम्बार्ड कराया इस पे, तो क्या होगा, ये इससे जाके इसके न्यूक्लियस के अंदर मतलब कोलाइड नहीं करेगा, मतलब टक्कर नहीं करेगा। क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूरेनियम है, ऐसे जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, मतलब रिपल्सन के कारण ऐसा होगा। या फिर जनरली इसमें क्या होती है, जैसे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो प्रोटॉन था, क्या हो रहा था, प्रोटॉन जाके यहाँ से स्कैटर्ड हो जा रहा था। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस रखा था, यहाँ से स्कैटर्ड हो जा रहा था। जनरली इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जा रही थी। यही इलास्टिक स्कैटरिंग में होता है। द इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्राइक द टारगेट, स्ट्राइक करता है टारगेट पे एंड लिफ्ट्स द न्यूक्लियस विदाउट एनी गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब गेन और लॉस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी का। क्या होता है, वहाँ से वो रिपल हो जाता है। जनरली इसकी डायरेक्शन ओनली चेंज होती है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल जनरली चेंजेस, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है। आप ये से एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, हमारे पास यूरेनियम है, न्यूट्रॉन है, यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 92 एटॉमिक नंबर है एंड 200 इसकी एटॉमिक मास है। न्यूट्रॉन एज इट इज है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा जो है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। फ्रेंड्स, इन इलास्टिक स्कैटरिंग में हमारी क्या होती है, जनरली एनर्जी लॉस होती है या फिर गेन होती है। जैसे कि द इंसिडेंट पार्टिकल लूजेस सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे पिछले वाला एग्जांपल था, उसी में जो हमारा न्यूट्रॉन तो क्या करेगा, सिर्फ अपनी या तो एनर्जी गेन करेगा या फिर जनरली लॉस करेगा। तो जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी जो होते हैं प्रोजेक्टाइल्स वो लॉस ही करते हैं। टू टारगेट न्यूक्लियस क्या करते हैं, लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है वो एनर्जी लूज करेगा। दिस रेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और इस वजह से जो जितना एनर्जी लूज किया है हमारा इंसिडेंट पार्टिकल, उतना ही एनर्जी जो हमारा न्यूक्लियस है वो गेन करेगा। इसके वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी एंड रेज टू एक्साइटेड स्टेट, और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मान लीजिए इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी एक एनर्जी लेवल में होते हैं, वो भी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में होते हैं। जब कोलाइड करेंगे तो इसमें मोमेंटम जनरेट होगा, इस मोमेंटम के वजह से अपने नेक्स्ट वाले एनर्जी लेवल में चले जाएंगे और तब हम कहेंगे कि नाउ दिस न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट, और ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को एक बार और देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा ना। जो तीसरी वैरायटी हमारे पास है वो है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे नाम से ही लग रहा है कंपाउंड, मतलब दो हमारे पास छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, आपस में क्या हो गए, मिलके कंपाउंड हो गए, बड़ा हो गए, बस इसी को कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। द इंसिडेंट पार्टिकल इज कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड एंड अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म। जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, हमारा जो मेन न्यूक्लियस होता है उससे। इट इज़ क्रिएटेड इफ द प्रोजेक्टाइल हैज़ लो एनर्जी, और ऐसा तब होता है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है उसके पास लो एनर्जी होती है। अगर हाई एनर्जी होगा तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस को भेद करके वहाँ से निकल जाएगा, या फिर उसके अंदर इतना ज़्यादा मोमेंटम जनरेट कर देगा कि हमारी न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन इसमें जो कंपाउंड होने वाली रिएक्शन है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन जिसे कहते हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल की एनर्जी लो होती है, वेलोसिटी लो होती है, इस वजह से उसमें जाकर सिर्फ ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे हीलियम है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हमारा 15 यहाँ पे जनरेट करते रहे, मतलब दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो गया। ऐसा न्यूक्लियस बना दे हैं जिसकी एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर प्रोटॉन्स 15 है। जनरली यहाँ पे
एक इंटरमीडिएट टर्म होता है जिसमें कि एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना न्यूट्रॉन को इमिट करके स्टेबल हो जाता है और जनरली यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाती है। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हमारे न्यूक्लियस है वो आपस में कंपाउंड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव कैप्चर और कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत ही सिमिलैरिटी है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे एक्साइटेड होकर गामा रेज निकल रही हैं या फिर फोटॉन्स निकल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रेडियो एक्टिव कैप्चर है। रेडियो एक्टिव कैप्चर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि रेडियो मतलब रेडिएशन से लिया गया है। जनरली गामा रेज रेडिएशन होती है और इसमें क्या होता है, रेडिएशन इमिट होकर अपने आप को स्टेबल बनाता है। सिमिलर प्रोसेस होती है। इंसिडेंट पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली बाय द पेरेंट न्यूक्लियस एंड कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। जनरली जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल होता है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है पेरेंट न्यूक्लियस को द्वारा और एक कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। द कंपाउंड न्यूक्लियस इज एन एक्साइटेड स्टेट और जो हमारा कंपाउंड एक न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है एंड इट डीके टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग गामा रेज। वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, गामा रेज का फिर गामा फोटॉन्स को इमिट करता है और यही दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे हमने देखा कि न्यूट्रॉन इमिट करके खुद को स्टेबल बना रहा है और यहाँ पे गामा प्रोटॉन्स स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गामा रेज अगर इमिट होगा तभी हम कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज रेडियो एक्टिव कैप्चर, नहीं तो रेडियो एक्टिव कैप्चर नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन इतनी सिमिलर है तो हमने इसका नाम अलग अलग क्यों रखा है। तो इसका आंसर वर्ड ये है कि हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी हमें ऐसे बहुत टाइम से ज़रूरत होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गामा रेज की ज़रूरत होती है। उस समय हम ऐसे रिएक्शंस करा के अगर कैटेगराइज होगा, हमें पता होगा कि कौन सी रिएक्शंस गामा रेज प्रोड्यूस करेंगी, तो हम ऐसे रिएक्शंस का यूज़ करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें जनरली होता ये है, जनरली हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते आ रहे हैं कि एक न्यूक्लियस पे हम एक पार्टिकल इंसिडेंट करा रहे हैं, उसके वजह से जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यही होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, दो या फिर दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसी को हम डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कहते हैं। द इंसिडेंट पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड बाई पेरेंट न्यूक्लियस। क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियस के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है इंसिडेंट पार्टिकल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल इज इजेक्टेड। ऑब्जर्व करके वैसा ही रखा नहीं जाता है, उससे डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी वाले न्यूक्लियस को इजेक्ट किया जाता है, तभी हम इसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब जो बड़ी वाली न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम वाली न्यूक्लियस होगी, क्या हो जाएगी, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी अलग अलग न्यूक्लियस में, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस दोनों की क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। डॉटर की और न्यूक्लियर जो हमारा डॉटर और पेरेंट न्यूक्लियस होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों कह सकते हैं कि डिफरेंट होगी। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, हमारे पास एक हीलियम है, इसके एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 है। जब ये हमारा बोरॉन से रिएक्शन कर रहा है, मतलब जब दोनों आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 और 2 एटॉमिक नंबर 7 हो जा रहा है, 10 और 4 एटॉमिक नंबर 14 हो जा रहा है। यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट टर्म है, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं रहने वाला है, ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इतना मोमेंटम जनरेट हो गया इस न्यूक्लियस के अंदर कि सारे मतलब रेंडमाइज हो गए हैं चीज़ें आपस में, और ये खुद को स्टेबल नहीं बना पाना। खुद को स्टेबल तभी बनाएंगे जब कुछ एनर्जी लूज़ करेंगे, और खुद को स्टेबल करने के लिए ये ऐसा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन में ये ब्रेक कर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पेरेंट है उसका डॉटर से प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट न्यूक्लियस है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी ही। नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास रिएक्शन है वो है फोटो डिसइंटीग्रेशन। ये रिएक्शन डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन से बिल्कुल सिमिलर है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे फोटो लगा दिया गया है, और इस फोटो की वजह से हम इसमें क्या कराते हैं, हम मतलब इमिट कराते हैं गामा रेडिएशंस को, इंसिडेंट कराते हैं गामा रेडिएशंस को, और गामा रेडिएशंस को हम फोटो कह सकते हैं। और यहीं से लिया गया फोटो डिसइंटीग्रेशन, मतलब ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हम किसी फोटोन के या फिर गामा रेडिएशन के इंसिडेंट कराने से कोई न्यूक्लियर ब्रेक हो जा रही है, डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, फोटो डिसइंटीग्रेशन। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, फिर आपको नोट्स बनाना है, तो आप कैसे लिखेंगे कि द पेरेंट न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड विद गामा रेडिएशन। जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है उस पर हम गामा रेडिएशन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, एंड रिजल्टेड कंपाउंड न्यूक्लियाई, जो हमारे पास रिजल्टेंट कंपाउंड न्यूक्लियाई होती है जनरली फाउंड इन एक्साइटेड स्टेट,
और ये रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक एनर्जी अप हो जाते हैं इस एनर्जी को गेन करके और खुद को एक्साइटेड मतलब कर लेते हैं। एंड इफ द एनर्जी सफिशिएंट हाई, अगर वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके तो क्या करेगा, वन और मोर पार्टिकल में भी लिबरेटेड। तो उस समय खुद को स्टेबल करने के लिए वन और मोर पार्टिकल्स वहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिबरेट होंगे, पार्टिकल लिबरेट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में अंतर ये एक और है कि यहाँ पे हमारा डिसइंटीग्रेशन में दो न्यूक्लियस बन रहे थे। जनरली हमने देखा कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों दो अलग अलग एटम्स भी कह सकते हैं इनको। और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है जनरली। और यहाँ पे हमने गामा रेडिएशंस का यूज़ किया डिसइंटीग्रेशन कराने के लिए। तो ये दोनों में यही अंतर है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।